नमस्ते विद्यार्थिनी मित्रों। आज मैं आपको इस वीडियो में हिंदी व्याकरण विभाग में वाक्य और वाक्य किससे कहते हैं और वाक्य के प्रकार ये समझाने जा रही हूँ। यह जो कक्षा 9 का व्याकरण विभाग है उसमें वाक्य और वाक्य के प्रकार आते हैं, वही आज आपको अब समझना है। पहले तो हम देखेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। तो पहले हम उसकी व्याख्या देखते हैं कि दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहते हैं। वह पद समूह जिससे श्रोता को वक्ता के अभिप्राय का बोध हो। के वाक्य इससे कहते हैं कि दो या दो से जो अधिक पद है उसके सार्थक समूह यानी कि जिसका अर्थ निकलता हो, ऐसे पदों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। कि श्रोता यानी कि जो समझने वाला है वह, और वक्ता यानी कि जो कहने वाला है वह पद समूह जिससे श्रोता को वक्ता के अभिप्राय का बोध हो। मतलब कि हमेशा कह सकते हैं कि जो सुनने वाला है वह वक्ता क्या कहना चाहता है वह आसानी से समझ सके, उसे हम वाक्य कहेंगे। यहाँ पर मैंने एक उदाहरण लिया है कि सत्य की विजय होती है। यह आसानी से हमारे समझ में आ जाता है, पर अगर हम उसका क्रम चेंज कर दे कि सत्य होती है विजय, तो वह हमारे समझ में नहीं आएगा कि इस वाक्य का कोई अर्थ ही नहीं निकलता। तो यह जो पहला वाक्य है वह हमारे मन में आसानी से बैठ जाता है कि वाक्य किसे कहा जाता है। इसके आधार पर हम वाक्य समझ भी सकते हैं और आसानी से उसको पहचान भी सकते हैं। फिर वाक्यांश के वाक्यांश हम किसे कहेंगे कि वाक्यांश यानी कि शब्दों के ऐसे समूह को जिसका अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा अर्थ नहीं निकलता, उसे वाक्यांश कहते हैं। कि वाक्यांश हम किसे कहेंगे, तो वाक्यांश यानी कि शब्दों का ऐसा समूह कि जिसका अर्थ तो निकल जाए परंतु पूरा वाक्य समझ में नहीं आता, उसे हम वाक्यांश कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण देखें तो दरवाजे पर, कोने में, वृक्ष के नीचे आदि वाक्य का अर्थ तो निकलता है कि हाँ हमने कोई चीज़ हो वह दरवाजे पर रखी है, तो वहाँ का कहाँ कहेंगे, दरवाजे पर। अगर कोने में कुछ कहना है तो पर कोने में क्या है ऐसा हमें कहना होगा। तो यह इस तरह से हम अर्थ समझ तो चाहते हैं पर पूरा उसका अर्थ है वह नहीं निकल पाते, उसे हम वाक्यांश कहते हैं। अब वाक्य के घटक के वाक्य है वह किससे बनते हैं, तो जिन अवयवों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है उन्हें वाक्य के घटक कहते हैं। कि वाक्य के घटक यानी कि वाक्य की रचना किससे होती है, तो इन दोनों घटकों से वाक्य की रचना होती है। कि संरचना की दृष्टि से अगर हम देखें तो वाक्य के प्रधान रूप से दो ही घटक है, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। तो विधेय और उद्देश्य इन दोनों में वाक्य में विधेय किसे कहेंगे और उद्देश्य किसे कहेंगे। तो अब हम इन दोनों को समझते हैं कि उद्देश्य किसे कहें, तो उद्देश्य उसे कहेंगे कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वही इस वाक्य का उद्देश्य है। कि वाक्य में हम किसके बारे में कहते हैं, जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं उसे हम उद्देश्य कहेंगे। इसके अंतर्गत कर्ता तथा कर्ता का विस्तार आ जाता है। जैसे कि विशेषण हो, संबंध बोधक हो, भाववाचक हो आदि सब इन अंतर्गत आ जाता है। कि उद्देश्य यानी कि जो कर्ता है उस कर्ता का विस्तार, इन दोनों है ये उद्देश्य में आ जाते हैं। और विधेय यानी कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वही विधेय है। कि उद्देश्य के बारे में हम जो कुछ कहना चाहते हैं कि उद्देश्य क्या है उसके बारे में हम कुछ तो कहेंगे, तो वही कहना जिसके बारे में हम कहना चाहते हैं वही विधेय कहा जाता है। कि इसके अंतर्गत क्रिया है, क्रिया का विस्तार, कर्म और कर्म का विस्तार आदि सब है वह इनके अंतर्गत आ जाते हैं। अब वाक्य के प्रकार देखते हैं। तब कि वाक्य का विवेचन मुख्य दो स्तरों पर किया जाता है। कि वाक्य के दो प्रकार है, जैसे कि एक अर्थ आधारित वाक्य और दूसरा है रचना के आधार पर। कि हम रचना के आधार पर भी वाक्य बना सकते हैं और अर्थ के आधार पर भी हम वाक्य
बना सकते हैं। तो यहाँ पर आज हमें अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार है और कौन कौन से प्रकार है वह सब आज हम सविस्तार यहाँ पर देखेंगे। कि अर्थ के आधार पर हम वाक्य देखें तो कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार है। जैसे कि पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा है विस्मयादिवाचक वाक्य, पांचवा है इच्छावाचक वाक्य, छठा है संदेहवाचक वाक्य और सातवां संकेतवाचक वाक्य और आठवां है आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य। के 8 वाक्य के आधार पर ये इन्हीं जो 8 के उनके प्रकार है वह अर्थ आधारित है। कि अर्थ के आधार पर हम वाक्य की रचना इन्हीं 8 पर कर सकते हैं। पहले हम आज विधानवाचक वाक्य देखेंगे कि विधानवाचक वाक्य किससे कहते हैं। तो इस वाक्य में कार्य के होने का अर्थ अथवा करने का सामान्य कथन हो उसे विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। कि ऐसा वाक्य कि जिसमें कार्य होने का अथवा तो कोई सामान्य कथन हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जिससे कि किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती हो उसे भी हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण लिखे कि डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा था। यह सामान्य बाबत है कि सामान्य जो कथन हो उसे हम विधान वाक्य कह सकते हैं। दूसरा है वृक्ष हमें स्वच्छ वायु प्रदान करते हैं। यह भी सामान्य बाबत है कि सामान्य जो जानकारी हमें मिलती है, किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। उसके आगे का उदाहरण देखें तो भारत एक देश है कि हाँ, इससे भी हमें कि एक सामान्य जानकारी है वह मिलती है कि भारत हमारा देश है। इसके अलावा बच्चे भोजन कर रहे हैं, यह सब हम कह सकते हैं कि यह सब वाक्य देखें तो यह सब विधानवाचक वाक्य है। आगे का देखते हैं, दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य यानी कि जिस वाक्य में कार्य के ना होने का या न करने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। कि ऐसा वाक्य कि जिसमें हम नकारात्मक यानी कि जो नकारात्मकता सूचन करता हो उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, कि यहाँ पर खाना नहीं शब्द जो आता है वैसे इस शब्द को हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। कि इस वाक्य में ऐसा होता है कि जिसमें होने का ना होने का या ना करने का बोध होता हो उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरा उदाहरण देखें तो वह घर नहीं जाएगा, कि इससे भी हमें नकारात्मकता ही सूचित होती है। मैंने दूध नहीं पिया, यहाँ भी दूध नहीं पीने की क्रिया हमें दिखाई देती है कि जिसमें हम नकारात्मकता कि न कोई भी कार्य हो और नहीं होने का बोध कराती हो तो हमें वह निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। आगे का है तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य। वो तो नाम के आधारित है, उसका जो नाम है उसके आधारित ही उसका गुण है कि जिसमें प्रश्न किया जाता हो। कि यदि वाक्य में कोई प्रश्न किया जाए तो वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। इस तरह के वाक्य में क्या, कौन, कहाँ, कैसे, कब, किस लिए आदि का प्रयोग होता है। कि यदि वाक्य में कोई प्रश्न करता है, क्वेश्चन मार्क आता है ना, वही तो वह प्रश्न जब करता है तब हमें उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखें, इस नगरी का राजा कौन है, यहाँ कौन है, कौन शब्द आ गया तो क्या बन गया, वह प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। आगे का देखते हैं कि राजा का नाम क्या है, यहाँ भी क्या आ गया। जैसे मैंने यहाँ पर आगे की जो उसकी व्याख्या है उसमें बताया कि क्या, कौन, कहाँ, कैसे जैसे शब्द आते हैं तो वह प्रश्नार्थवाचक वाक्य है वह बन जाते हैं। इसकी बकरी कैसे मरी, यह सब है वह प्रश्नवाचक वाक्य है। कि इसके आधार पर कि हम प्रश्नवाचक वाक्य है वह कि कह सकते हैं कैसे, પછી तूने ऐसी मशक क्यों बनाई। कि यहाँ मस्तक, सॉरी यहाँ पर मस्तक लिखा गया है, मस्तक नहीं परंतु मशक।
कि तूने ऐसी मशक क्यों बनाई, क्यों शब्द आए। जैसे पहले वाक्य में कौन, दूसरे वाक्य में क्या, तीसरे वाक्य में कैसे और चौथे वाक्य में क्यों, कि ऐसे जब शब्द हमें दिखाई देते हैं तो प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है। आगे का चौथा है विस्मयादिवाचक, कि हमारे मन में जो विस्मय पैदा करता है उसे हम विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि यदि वाक्य में विस्मय, शोक, हर्ष, घृणा, खुशी आदि का भाव अभिव्यक्त हो तो उसे विस्मयादिवाचक वाक्य कहा जाता है। कि यदि वाक्य में कोई विस्मय जैसे कि शोक हो, कोई हर्ष, घृणा हो, खुशी हो, तब ऐसे भाव जब प्रकट होते हैं, जैसे कि हमारे मन के भाव, ये सब जो भाव प्रकट करते हैं उसे विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि अरे इतना सुंदर गुलमर्ग, कि अरे है वह क्या है, विस्मय, कि हमारे मन के जो भाव है वह बताता है कि वह कितना सुंदर है। ओहो यह क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया, ऐसा भी हम कहते हैं कि ओहो तो ये क्या भाव है, यह विस्मय है। वाह कितना सुंदर घर, कि हमने आश्चर्य होता है कि इतना कितना सुंदर घर है, कि आहा कितना सुंदर उपवन है, कि यहाँ पर हमारे मन के जो भाव है वह सब व्यक्त होते हैं। इसे ऐसे जो वाक्य है उसे हम विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। आगे का है इच्छावाचक वाक्य, कि इच्छावाचक यानी कि मन की जो इच्छा हो उसके अनुसार हम किसी को और को हम देते, उसकी शुभकामना या शुभेच्छा देते हैं तो ऐसी इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि जिस वाक्य में वक्ता की इच्छा, आशा, शुभकामना या शाप आदि अभिव्यक्त हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। कि जैसे कि यहाँ पर है आपकी यात्रा मंगलमय हो, कि हमने यहाँ पर किसी को शुभकामना दी है कि आप जहाँ पर जाए आपकी जो यात्रा है वह मंगलमय हो, भगवान करे तुम सफल हो, कि यह हमें उसका आशीर्वाद दिया है, कि उसको शुभकामना, हमारी इच्छा है कि तुम्हारा काम है वह सफल हो। 9 वर्ष मंगलमय हो, कि तुम्हारा जो वर्ष है वह मंगलमय हो। इस प्रकार हमारी इच्छा से हम दूसरों को जब यह आशीर्वाद देते हैं या फिर शुभकामना देते हैं तो यह इच्छावाचक वाक्य बन जाता है। आगे का है संदेहवाचक वाक्य, तो इसमें शंका, संदेह यानी कि शंका, कार्य होने का और ना होने की जो संभावना है उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। कि जिस वाक्य से किसी कार्य के होने में संदेह, संभावना का बोध हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि संभवतः आज वर्षा होगी, कि यहाँ पर संभवतः यानी कि शंका प्रदर्शित की गई हो, यानी कि यहाँ पर संदेह है कि आज वर्षा होगी भी या नहीं भी हो। तो जिस वाक्य से किसी कार्य के होने में अथवा होने में संदेह हो, शंका हो, तो ऐसे वाक्य को हम संदेहवाचक वाक्य कहेंगे। कि लगता है मैंने इस व्यक्ति को कहीं देखा है, कि मुझे लगता है, यहाँ पर शंका है, हमारे मन में संदेह है, तो ऐसे वाक्य क्या बन जाते हैं, संदेहवाचक। आगे का देखें तो अब तक वह सो गया होगा, मतलब कि अब तक तो वह सो गया होगा ऐसा कहा गया है, तो यहाँ पर शंका प्रदर्शित की गई है कि यहाँ पर संदेह हुआ है कि हाँ सो भी गया हो, ना भी सो हुआ, आज वर्षा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इस प्रकार यहाँ पर कार्य होने में शंका प्रदर्शित या संदेह प्रदर्शित किया जाता हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। आगे का है संकेतवाचक, संकेत यानी कि किसी और की ओर संकेत करना, कि इस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरे पर निर्भर करे अथवा एक कार्य का संकेत दूसरे कार्य से मिले उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। कि यहाँ पर जो पहली क्रिया है वह दूसरी क्रिया है वह पहली क्रिया के पर आधार रखती है, तो इस प्रकार के वाक्य को हम क्या कहेंगे, संकेतवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे कि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफलता मिलेगी, कि अगर हमने परिश्रम किया तो सफलता तो मिलेगी, यहाँ संकेत किया गया है। क्या किया गया है कि परिश्रम करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, परिश्रम नहीं करोगे तो सफलता मिलेगी नहीं। यहाँ पर जो दूसरा वाक्य है वह पहले वाक्य पर निर्भर करता है।
दूसरा देखते हैं कि यदि वर्षा अच्छी हो तो फसल भी अच्छी होगी, कि अगर यहाँ पर वर्षा अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी, वर्षा अगर अच्छी नहीं हुई तो फसल भी अच्छी नहीं होगी, कि वर्षा आने से ही फसल अच्छी होती है। यहाँ पर भी संकेत किया जाता है किसकी ओर, तो कि वर्षा की ओर, बारिश की ओर, कि बारिश अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी। तो यहाँ पर दूसरा जो वाक्य है वह पहले पर आधारित रहता है, उस पर उसकी ओर संकेत करता है। इस प्रकार यह संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। तीसरा देखते हैं उदाहरण, सोनू उधर रहता है। उधर, उधर क्या कहता है, संकेत को। उधर का जो शब्द है वह हमें संकेत करता है कि सोनू किधर रहता है, तो सोनू उधर रहता है। यह संकेत दिया गया है कि सोनू है वह किधर रहता है, तो सोनू उधर रहता है। यह संकेत किया जाता है कि इस प्रकार यह जो संकेत बताता है, संकेत देता है, उसे संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। आठवां है और अंतिम, यानी कि याज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य, उसे विधिवाचक भी वाक्य कहा जाता है, कि जिस वाक्य के द्वारा याज्ञा या अनुमति, प्रार्थना या निर्देश आदि का भाव प्रकट हो उसे आज्ञा या विधिवाचक वाक्य कहा जाता है। कि जिस वाक्य में आज्ञा दी जाती हो, अनुमति दी जाती हो, प्रार्थना की जाती हो, कि निर्देश किया जाता हो, ऐसे वाक्य को हम क्या कहेंगे, आज्ञावाचक वाक्य। जैसे कि भिस्ती को निकालो, कसाई को लाओ, कि यहाँ पर भिस्ती को निकाल दो और कसाई को लाओ, यह क्या वाक्य बन गया, आज्ञावाचक। कि यहाँ पर आज्ञा दी गई है कि भिस्ती को निकाल दो और कसाई को लाओ, को कोई राजा हो वह आज्ञा दे रहा हो ऐसा लग रहा है। दूसरा है तुम जा सकते हो, यह उनकी अनुमति कि हाँ तुम्हारा काम हो गया, अब तुम जा सकते हो, ऐसी उसको अनुमति दी गई है। तीसरा है कृपया मेरी सहायता कीजिए, कि कृपया मेरी सहायता कीजिए, यह प्रार्थना, कि इसमें प्रार्थना की गई है कि आप कृपया मेरी सहायता, कृपया वह प्रार्थनाबोधक शब्द है, तो यहाँ पर प्रार्थनावाचक यानी कि आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य है वह बन जाता है। चौथा है यहाँ मत बैठो, यहाँ निर्देश किया गया है, कहाँ मत बैठो, तो कि यहाँ, वहाँ निर्देश किया गया है कि इस प्रकार जहाँ पर आज्ञा या अनुमति या फिर निर्देश या फिर प्रार्थना की गई हो, तो ऐसे जब शब्दार्थ आते हैं तब हम उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। कि इस प्रकार अर्थ के आधारित हम वाक्य रचना देखें तो 8 प्रकार से, इन 8 प्रकार से वाक्य रचना बना सकते हैं। आशा रखती हूँ कि यह जो वीडियो है वह आपके समझ में आ गए होंगे। और विद्यार्थी मित्रों, आपको मैंने यहाँ पर जो उदाहरण दिए हैं, इन उदाहरणों के अलावा इन जो प्रकार है उन प्रकारों के इसके अलावा भी 3 और उदाहरण है वह आपको गृह कार्य में लिखने हैं। कि यह तो आपको लिखने हैं, उसकी व्याख्या, उसके उदाहरण, यह सब तो आपको अपनी हिंदी की बुक में लिखने हैं। इसके अलावा और भी 3 उदाहरण हैं वह आपको गृह कार्य में इसके लिखने हैं। और जो कुछ अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझे कॉल करके भी आप मुझे यह बात है वह पूछ सकते हैं। थैंक यू।